नमस्कार दोस्तों, एनामोल लेबोरेटरीज के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैग्नीशियम की किट को हम किसी भी सेमी ऑटो एनालाइजर के ऊपर किस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए हमने एनामोल की ही किट को यूज़ किया है। दोस्तों, किट को प्रोग्राम करने के लिए किट में दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ को हमें यूज़ करना होगा और इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में दिए गए जो टेस्ट पैरामीटर्स हैं, इन टेस्ट पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी सेमी ऑटो एनालाइजर के अंदर किट को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आइए देखिए हम किस तरीके से किट को प्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहले किट को प्रोग्राम करने के लिए आपको सेमी ऑटो एनालाइजर को स्विच ऑन करना होगा और उसके मेन मेन्यू पे या होम स्क्रीन पे आ जाना होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसमें से हम प्रोग्राम सेटअप को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे पैरामीटर्स प्रोग्राम्ड हैं, तो हम पेज डाउन यानी पेज डाउन को दबाते हुए एक ऐसे पेज पे चले जाएंगे जहाँ पर कुछ ब्लैंक एरियाज़ हैं, जहाँ पर किसी भी पैरामीटर को प्रोग्राम नहीं किया गया है। हम उसमें से कोई एक ब्लैंक वाला पैरामीटर या ब्लैंक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर फीड करनी होगी, जिसमें सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हमें फीड करनी होगी टेस्ट नेम की, जिसके आगे डैश डैश है। तो हम यहाँ पर क्लियर करते हुए ये डैश को हटा देंगे और हम जो भी नाम से प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं वो नाम हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इस वीडियो में मैं MG के नाम से प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ, तो MG टाइप करके हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन मोड के आगे एंड पॉइंट लिखा है, तो हमें यहाँ पर ये फीड करना होगा कि ये जो केमिस्ट्री है मैग्नीशियम, ये एंड पॉइंट मोड की है या काइनेटिक मोड की है। ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रिएक्शन टाइप के आगे एंड पॉइंट मेंशन किया है, मतलब कि ये प्रोडक्ट जो है ये एंड पॉइंट मोड में काम करता है। अब क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एंड पॉइंट है, इसके लिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। इसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल के आगे 2 लिखा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर यह एंटर करना है कि हम रिजल्ट्स 0 पॉइंट या पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक लेना चाहते हैं रीडिंग्स को। तो हम यहाँ पर 2 डेसिमल तक रीडिंग्स लेना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैलिब्रेशन के आगे स्टैंडर्ड लिखा है, मतलब हमें यहाँ पर यह एंटर करना है कि इस प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरर ने कैलिब्रेटर दिया है या स्टैंडर्ड दिया है या ये फैक्टर बेस्ड है। ये जानकारी भी हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के आगे 2 mg/dl मेंशन किया है। इसका मतलब है कि किट के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है। यही चीज़ हम यहाँ पर किट कंपोनेंट्स में भी कंफर्म कर सकते हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रिएजेंट 2 के आगे मैग्नीशियम स्टैंडर्ड मेंशन किया है। तो ये इससे रिकन्फर्म होता है कि इस किट के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है। तो क्योंकि यहाँ पर पहले से ही कैलिब्रेशन के आगे स्टैंडर्ड लिखा है, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन STD-CONC, मतलब स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। तो जैसे कि हमने पहले यहाँ पर देखा कि मैन्युफैक्चरर ने स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के आगे 2 mg/dl मेंशन किया है, यानी स्टैंडर्ड की वैल्यू यहाँ पर 2 mg/dl है, तो वो वैल्यू हमें यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो इसको हम क्लियर करके यहाँ पर 2 को हम एंटर कर लेंगे। इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल्टर 1 के आगे 505 नैनोमीटर मेंशन किया गया है, मतलब हमें यहाँ पर यह एंटर करना है कि हमारी किट की प्राइमरी वेवलेंथ कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर ने प्राइमरी वेवलेंथ के आगे 546 नैनोमीटर मेंशन किया है और कोई भी सेकेंडरी वेवलेंथ यहाँ पर नहीं लिखी है। तो हमें ये 546 नैनोमीटर को हमारे प्रोग्राम में फीड करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर फिल्टर 1 पे क्लिक करेंगे और इस लिस्ट में से हम 546 नैनोमीटर को सिलेक्ट कर देंगे। अब क्योंकि हमने फिल्टर नंबर 2 या सेकेंडरी वेवलेंथ नहीं देखा था मैन्युफैक्चरर के IFU में, इसलिए हम फिल्टर नंबर 2 0 नैनोमीटर ही रहने देंगे, मतलब सेकेंडरी फिल्टर डिसेबल्ड है। इसके आगे आप देख सकते हैं टेम्परेचर के आगे 37 मेंशनड है, तो 37 डिग्रीज का मतलब है कि फ्लो सेल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने फ्लो सेल टेम्परेचर के आगे 37 डिग्री पहले से मेंशन किया हुआ है, तो हमें यहाँ पर 37 डिग्री को ही एंटर करना है। अब क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 37 मेंशनड है, इसलिए हम इस इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं करेंगे। इसके आगे आप देख सकते हैं REAG वॉल्यूम यानी रिएजेंट वॉल्यूम और SMP वॉल्यूम मतलब सैम्पल वॉल्यूम को यहाँ पर हमें एंटर करना है।
जो कि यहाँ पे 1000 और 10 पहले से एंटर्ड है। ये जानकारी भी हम IFU में देख सकते हैं। यहाँ पर रिएजेंट वॉल्यूम के आगे 1000 माइक्रोलीटर और सैंपल वॉल्यूम के आगे 10 माइक्रोलीटर पहले से ही फीडेड है। तो हमें यहाँ पर रिएजेंट और सैंपल के आगे 1000 और 10 को ही फीड करना है। अब क्योंकि यहाँ पर 1000 और 10 पहले से ही फीडेड है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर P डाउन मतलब पेज डाउन को हम सिलेक्ट करके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ASP वॉल्यूम यानी एस्पिरेशन वॉल्यूम हमें यहाँ पर फीड करना होगा। यदि अगर हम रिएक्शन मिक्सचर 1000 माइक्रोलीटर ले रहे हैं और उसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम एस्पिरेशन वॉल्यूम को 450 माइक्रोलीटर रहने दे सकते हैं। लेकिन यदि अगर हम रिएक्शन 500 माइक्रोलीटर में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एस्पिरेशन वॉल्यूम को चेंज करके 400 माइक्रोलीटर कर सकते हैं। एंटर। इसके आगे यहाँ पर डिले टाइम 5 सेकेंड मैंशनड है। यह हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हम एंड पॉइंट पैरामीटर फीड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डिले टाइम 5 सेकेंड रखते हैं एंड पॉइंट के लिए, क्योंकि बहुत सारी बार हम इंक्यूबेशन जो करते हैं रिएक्शन का वो रूम टेम्परेचर पे करते हैं और जो हमने यहाँ पर फ्लो सेल टेम्परेचर डाला है वो 37 डिग्री का डाला है। तो इसलिए रिएक्शन मिक्सचर को जब हम एस्पिरेट करते हैं तो 37 डिग्री तक आने के लिए 5 से 6 सेकंड का समय ले लेता है। तो इसलिए हम 5 सेकंड के डिले के बाद ही एब्जॉर्बेंस नोट करते हैं। इसके आगे हम यहाँ पर यूनिट हमें एंटर करनी होगी जहाँ पर mg/dl पहले से लिखा हुआ है। यूनिट की जानकारी के लिए दोबारा हमें इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ को पढ़ना होगा। यहाँ पर हमने पहले देखा कि मैन्युफैक्चरर ने स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के आगे 2 mg/dl मेंशन किया है। तो जो भी हमारे स्टैंडर्ड की यूनिट है वही यूनिट हमको यहाँ पर एंटर करनी होगी। अब क्योंकि यहाँ पर पहले से ही mg/dl मेंशनड है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। इसके आगे आप यहाँ पर REAC/TIR मतलब रिएक्शन डायरेक्शन को देख सकते हैं। INC मतलब इंक्रीजिंग लिखा है। ये भी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये एंड पॉइंट पैरामीटर है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसके आगे REFH और REFL लिखा है, मतलब कि हाई रेफरेंस और लो रेफरेंस, यानी हमारे मैग्नीशियम के पैरामीटर की रेफरेंस वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी लेबोरेटरी को अपनी खुद की रेफरेंस वैल्यू खुद एस्टैब्लिश करनी चाहिए, लेकिन अगर लेबोरेटरी ने अपनी रेफरेंस वैल्यू एस्टैब्लिश नहीं करी है तो वो हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रेफरेंस वैल्यू में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रेफरेंस वैल्यू लिखी हुई है। मेन, विमेन, चिल्ड्रन, नियोनेट्स सबकी वैल्यू अलग है। तो इसमें से जो सबसे लोवेस्ट है 1.2 और जो सबसे हाईएस्ट है 2.6, हम ये लो और हाई में ये वाली वैल्यूज़ को एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हम रेफरेंस H यानी हाई वैल्यू में इसको क्लियर करते हुए 2.6 को एंटर कर देंगे और लो वैल्यू में इसको क्लियर करते हुए 1.2 को एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर LIN लिमिट यानी लीनियरिटी लिमिट हमें यहाँ पर एंटर करनी है। तो लीनियरिटी की जानकारी भी हमें इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही मिलेगी। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने लीनियरिटी के आगे 5 mg/dl मेंशन किया है, तो हमें यहाँ पर 5 mg/dl की वैल्यू फीड करनी है। तो हम लीनियरिटी लिमिट पे क्लिक करेंगे, क्लियर करके 5 को एंटर कर देंगे। इसके आगे यहाँ पर REAG/ABS लिमिट यानी रिएजेंट एब्जॉर्बेंस लिमिट को हमें यहाँ पर एंटर करना होगा, जो कि यहाँ पर 0.3 दी गई है। ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने ब्लैंक सेटिंग के लिए रिएजेंट यूज़ करने के लिए कहा है और रिएजेंट की जो लिमिट है एब्जॉर्बेंस की वो मोर देन 1.0 मेंशन की गई है। तो हमें यहाँ पर रिएजेंट एब्जॉर्बेंस लिमिट को मिनिमम 1.0 हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा और हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके आगे REAC एब्जॉर्बेंस लिमिट रिएक्शन एब्जॉर्बेंस लिमिट को जो मेंशनड है 0 हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोएफिशिएंट A जो 1 मेंशनड है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसके आगे हम पेज डाउन करके कोएफिशिएंट B जो 0 मेंशनड है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसके आगे आप यहाँ पर 6 और ऑप्शंस देख सकते हैं, SDH, SDM, SDL, टारगेट H, टारगेट M और टारगेट L। ये जो 6 ऑप्शंस हैं ये हमारे क्वालिटी कंट्रोल सीरम के लिए हैं। यदि हम लैब में कोई भी क्वालिटी कंट्रोल सीरम यूज़ करते हैं तो 3 टाइप के सीरम हमें मिलते हैं। एक में जिसमें हाई वैल्यू सैम की रीडिंग्स होती है,
एक में जिसमें मीडियम वैल्यू की होती है और एक में लो वैल्यू की होती है। यदि अगर हम हाई वैल्यू वाला सीरम यूज़ कर रहे हैं QC के लिए, तो जो सीरम का +-2 का स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू है वो हम यहाँ पे SDH में वो वैल्यू को लिख देंगे जो +-2 SD की वैल्यू है, और जो उस सीरम की टारगेट वैल्यू है वो टारगेट को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम मीडियम वैल्यू सीरम को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी +-2 SD की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे और उसकी टारगेट वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम लो वैल्यू सीरम को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी +-2 SD की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे और उसकी टारगेट वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि P होम लिखा है, यानी पैरामीटर के होम पेज पे हम आ जाएंगे और हमने जो भी प्रोग्राम को फीड करने के लिए इन्फॉर्मेशन डालनी थी वो हम यहाँ पे डाल चुके हैं। तो प्रोग्राम को सेव करने के लिए हम यहाँ पर एस्केप दबाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वांट टू सेव, येस या नो, तो हम येस पे क्लिक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा Mg या मैग्नीशियम का प्रोग्राम सेव हो चुका है। प्रोग्राम को एंटर करके अगर हमें इसकी रीडिंग लेनी है मैग्नीशियम की, तो हमें ये प्रोग्राम को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर टेस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, और इस तरीके से हम यहाँ पर पेशेंट की वैल्यूज़ को रीडिंग इसकी एब्जॉर्बेंस की ले सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।